टू स्टडी जर्नी विद यू फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो बुद्धि के जो भी सिद्धांत होते हैं उन सभी के बारे में हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे। फ्रेंड्स, जो बुद्धि के सिद्धांत होते हैं ये आपके लिए एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हर बार एचटेट के एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आता है, चाहे आपका पीआरटी लेवल हो, टीजीटी लेवल हो या फिर पीजीटी लेवल हो। साथ साथ में ही आपका सीटेट हो या रीट का एग्ज़ाम हो, कोई भी आपका टीचिंग एग्ज़ाम हो, ऐसा कोई क्वेश्चन पेपर नहीं बनता जहाँ पे बुद्धि वाले चैप्टर से क्वेश्चन नहीं डाले जाते हों। फ्रेंड्स, आप लोगों की रिक्वेस्ट पर ही मैं आप लोगों के साथ पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक करवा रही हूँ, उसके बाद हम बाकी टॉपिक भी आराम से पढ़ेंगे। ये बुद्धि वाला टॉपिक हो जाता है फिर आराम से पढ़ेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, बुद्धि के अंदर हमारी एक क्लास हो चुकी है जिसमें मैंने आप लोगों को समझाया था बुद्धि होती क्या है, किस किस प्रकार की होती है। ये सभी चीज़ें हमने फर्स्ट क्लास में डिस्कस कर ली थी। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ पहले जा करके उसको देखिएगा, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे बुद्धि के सिद्धांत, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे भाई जो एक खंडात्मक जो सिद्धांत है वो किसने दिया, द्विकारक सिद्धांत है वो किसने दिया, त्रिकारक सिद्धांत है वो किसने दिया, बहुकारक सिद्धांत है वो किसने दिया, बहुबुद्धि सिद्धांत है वो किसने दिया। तो ऐसे करके हम कम से कम आप लोगों के साथ में ज़्यादा नहीं 8 से 10 10 से 12 बल्कि जो सिद्धांत है मोस्ट इम्पोर्टेंट, जहाँ से हर बार क्वेश्चन बनते हैं, उनको डिस्कस करने वाली हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो हमारा एक खंडात्मक यानी एक तत्व एक कारक बुद्धि सिद्धांत है। अब मैं आपको पहले ये बता देती हूँ कि आपको इन सिद्धांतों को पढ़ना कैसे है। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपको जो भी मैं आपको सिद्धांत बता रही हूँ, मान लो अब हम सिद्धांत पढ़ेंगे भाई एक कारक बुद्धि सिद्धांत। तो जो एक कारक जो बुद्धि सिद्धांत है उसके जो प्रतिपादक हैं, यानी वो सबसे पहले दिया किसने था उसका नाम पता होना चाहिए हमें। उस सिद्धांत के अंदर बताया क्या गया है ये भी हमें पता होना चाहिए। जैसे कि जो हमारा एक कारक सिद्धांत है, जो एक कारक बहुबुद्धि सिद्धांत है, उसके जो प्रतिपादक हैं फ्रेंड्स वो किसने दिया है, अल्फ्रेड बिने ने दिया है। जो अल्फ्रेड बिने हैं उनका बुद्धि वाले चैप्टर में एक विशेष नाम बन जाता है, उनके बगैर तो बुद्धि का चैप्टर कंप्लीट ही नहीं हो सकता। अल्फ्रेड बिने साहब ने एक कारक बुद्धि तत्व सिद्धांत दिया था। जो एक कारक जो बुद्धि का जो सिद्धांत था उसके अंदर फ्रेंड्स उसका और नाम एक खंडात्मक भी हो सकता है, एक तत्व भी उसको कह सकते हैं। और जो टर्मन और जो स्टर्न थे, हमारे दो मनोवैज्ञानिक और थे। टर्मन का नाम भी आपने सुना होगा, आगे मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बुद्धि लब्धि पढ़ाऊंगी, आईक्यू पढ़ाऊंगी, तो उसके अंदर आप लोग टर्मन के बारे में पढ़ोगे। टर्मन हो गया और एक सटर्न हो गया। तो इन दोनों लोगों ने क्या किया था, जो एक कारक बहुबुद्धि का सिद्धांत है उसका समर्थन किया था। कब दिया था फ्रेंड्स, नोट कर लीजिए कब दिया था, 1911 में दिया था। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। फ्रेंड्स, इन्होंने क्या बताया था, जो हमारे बिने साहब हैं इन्होंने बताया था कि जो बुद्धि जो होती है सभी के अंदर एक जैसी बुद्धि होती है, सभी के अंदर एक ही तत्व पाया जाता है बुद्धि में। तो फ्रेंड्स, ये बात तो बिल्कुल एक तरीके से नाजायज़ सी लग रही थी, भाई सभी बुद्धि में एक समान कैसे हो सकते हैं, सभी की बुद्धि एक जैसी कैसे हो सकती है। लेकिन बिने साहब का कहना था कि जो बुद्धि है उसके अंदर सिर्फ एक ही तत्व प्रेजेंट है और सभी की जो बुद्धि है वही सेम सी ही है। एक व्यक्ति द्वारा जो भी कार्य किए जाते हैं उनके लिए एक ही कारक जिम्मेदार होता है और वो सभी के अंदर एक ही प्रेजेंट होता है, ऐसा कहना था अल्फ्रेड बिने का। तो हमारे फ्रेंड्स जो जॉनसन साहब हुए हैं उन्होंने इस वाले सिद्धांत को बिल्कुल गलत बताया। उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल गलत सिद्धांत है। इस सिद्धांत को उन्होंने निरंकुशतावादी सिद्धांत कहा। क्या कहा, निरंकुशतावादी सिद्धांत। अब आप लोगों से क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा सकता है कि बुद्धि के कौन से सिद्धांत को निरंकुशतावादी सिद्धांत कहा गया है। आप लोगों को क्या याद रखना है कि बुद्धि के कौन से सिद्धांत को निरंकुशतावादी सिद्धांत कहा गया है। तो कौन से सिद्धांत को कहा गया है, एक तत्व सिद्धांत या एक कारक सिद्धांत को निरंकुशतावादी सिद्धांत कहा गया है, जो कि अल्फ्रेड बिने ने दिया था। और इसको निरंकुशतावादी सिद्धांत है ये किसने कहा है, जॉनसन ने कहा है। किसने कहा है, जॉनसन ने कहा है। अब आप लोगों को ये भी क्लियर हो गया होगा भाई क्यों कहा है, क्योंकि इन्होंने तो फ्रेंड्स और किसी की बात ही नहीं की। क्या कह दिया भाई सभी में एक ही तत्व जिम्मेदार है। तो यानी इन्होंने तो एक तरीके से तानाशाही दिखा दी वहां पे। तो ये क्या हो गया, निरंकुशतावादी सिद्धांत हो गया। ओके, क्लियर। ये सिद्धांत आपको समझ में आया। जो एक तत्व सिद्धांत मैंने आपको बताया है, क्या क्या पॉइंट्स है, मेन पॉइंट नोट कर लीजिए। अगर आप लोग नोट्स बना रहे हैं साथ में तो नोट कर लीजिए। अदरवाइज आप लोगों को पेड नोट्स के अंदर ये सभी जो नोट्स मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, जितनी भी मैंने आप लोगों के लिए क्लासेस डाली हैं, ये सभी आपको पेड नोट्स के फॉर्मेट में मिलने वाले हैं। जल्द ही मैं इसके ऊपर एक्शन लेने वाली हूँ, विद इन 2-3 डेज। ओके, तो देखिए फ्रेंड्स,
अगर आप लोग अपने खुद के नोट्स बना रहे हैं तो उससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता अगर आप लोगों के पास टाइम है तो नोट कर लीजिए। एक तो सिद्धांत है उसका दूसरा नाम एक कारक सिद्धांत भी हो सकता है। किसने दिया है? अल्फ्रेड बिने ने दिया है। इसके समर्थककर्ता कौन थे? स्टर्न और टर्मन थे। अभी याद हो जाएगा यहीं पे। कब दिया? 1911 में दिया। इसमें बुद्धि के लिए सिर्फ एक ही तत्व को जिम्मेदार बताया गया, इसलिए जॉनसन साहब ने इसको क्या कहा? निरंकुशतावादी सिद्धांत कहा। ये मेन पॉइंट थे, यहीं से क्वेश्चन उठ करके आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा सिद्धांत आता है वो कौन सा आ जाता है? द्विकारक सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत आता है फ्रेंड्स? द्विकारक सिद्धांत। द्विकारक सिद्धांत किसने दिया है? स्पीयरमैन ने दिया है। किसने दिया है? स्पीयरमैन ने दिया है। कब दिया है ये भी आपको याद रखना है, 1904 में दिया है। इन्होंने क्या बताया स्पीयरमैन ने कि जो बुद्धि है उसमें दो कारक पाए जाते हैं जिनके अनुसार व्यक्ति चलता है। भाई उन्होंने तो क्या कहा कि बुद्धि के लिए सिर्फ एक ही कारक जिम्मेदार है, ऐसा किसने कहा था? बिने साहब ने कहा था। और जो स्पीयरमैन है उन्होंने क्या कहा कि जो बुद्धि है उसके अंदर दो कारक जिम्मेदार हैं। वो दो कारक कौन कौन से हो सकते हैं? फर्स्ट हमारा होगा उसके अंदर जी कारक, सेकंड हमारा उसके अंदर होगा एस कारक। जी यानी जनरल पर्पज के लिए सामान्य कारक, एस मतलब स्पेसिफिक यानी विशिष्ट कारक। जी है जनरल कारक है, एस है हमारा, हम लोग कहाँ थे? द्विकारक सिद्धांत के बारे में पढ़ रहे थे। तो जो हमारा द्विकारक जो सिद्धांत है वो किसने दिया है? पहले सबसे पहले आपको ये याद रखना है। तो किसने दिया है? स्पीयरमैन ने दिया है। कब दिया है? 1904 में दिया है। इतनी बातें याद हो गई, यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा। दो कारक कौन कौन से बताए हैं? एक जी कारक बताया है यानी जनरल, और दूसरा बताया है एस यानी स्पेसिफिक। सामान्य कारक या फिर विशिष्ट कारक इनको हम बोल सकते हैं। जी कारक है वो कैसा होता है? जन्मजात होता है। वो किसी भी व्यक्ति के अंदर जन्मजात होता है। जब मैंने आपको बुद्धि वाला चैप्टर स्टार्ट करवाया था तब मैंने आपको क्या बताया था? भाई जो बुद्धि है वो वातावरण और आनुवंशिक दोनों पर निर्भर करती है, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट दोनों पर निर्भर करती है। तो इनका कहना था स्पीयरमैन का कि बुद्धि के अंदर दो कारक हैं, फर्स्ट है जी कारक, सेकंड है एस कारक। जी कारक है वो जन्मजात है किसी भी व्यक्ति के अंदर, और जो एस कारक है वो उसको अधिगम व प्रशिक्षण से मिलता है, लर्निंग व ट्रेनिंग से उसको वो गेन कर सकता है। जबकि जो जी कारक है उसको वो गेन नहीं कर सकता, वो कैसा है? उसके अंदर जन्मजात है। समझ में आया? दो कारकों की बात की है, जी कारक और एस कारक। जी कारक है वो जन्मजात है, सामान्य कारक है ये, ठीक है। एस कारक है वो विशिष्ट कारक है, जो कि व्यक्ति की कोई लर्निंग करेगा, कोई भी वो अपने अंदर कोई भी ट्रेनिंग करेगा तो किसी भी स्किल को क्या कर सकता है? डेवलप कर सकता है। तो वहाँ से उसकी बुद्धि इंक्रीज हो सकती है। जो जी कारक है, जो सामान्य कारक है, वो जन्मजात है, हेरिडिटी है वो, ठीक है। वो कितना होता है? वो किसी भी पर्सन के अंदर 95% होता है, यानी वो ज़्यादा होता है। जबकि जो एस कारक है वो इन्होंने कितना बताया था? 5% बताया था, 5% ही इन्होंने एस कारक बताया था। समझ में आया? साथ में ही अब जो जॉनसन साहब थे जिन्होंने एक कारक सिद्धांत को क्या बोला था? निरंकुशतावादी, क्योंकि उसमें एक ही कारक था। लेकिन इस सिद्धांत को उन्होंने क्या बोला? भाई जी कारक को उन्होंने बताया कि भाई जी तो क्या है? जी यानी बड़ा है, तो ये तो क्या है? राजा है। और एस क्या है? प्रजा है। एस कारक को उन्होंने प्रजा की संज्ञा दी और जी कारक को राजा की संज्ञा दी, और उस पूरे सिद्धांत को उन्होंने राजतंत्रात्मक सिद्धांत बोला था। ये चीज़ आपको याद रखनी है। आप लोगों से पूछा जा सकता है कि जॉनसन साहब ने स्पीयरमैन के द्विकारक सिद्धांत को क्या नाम दिया था? तो क्या नाम दिया था? राजतंत्रात्मक सिद्धांत दिया था। जी कारक की तुलना किससे की थी? राजा से की थी। एस कारक की तुलना किससे की थी? प्रजा से की थी। जी कारक है वो कैसा कारक होता है? जन्मजात होता है, 95% होता है, सामान्य कारक होता है। 5% उसके अंदर एस कारक होता है, जो कि वो अधिगम व प्रशिक्षण से उसको सीख सकता है, बाय ट्रेनिंग बाय लर्निंग वो उसको गेन कर सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है द्विकारक सिद्धांत के बारे में। इससे ज़्यादा आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा। एक आपसे बुक का नाम पूछा जा सकता है कि जो स्पीयरमैन की बुक है जहाँ पर उन्होंने इन सिद्धांतों का जिक्र किया था, वो बुक का नाम क्या है? वो बुक का नाम है द एबिलिटी ऑफ मैन। द एबिलिटी, ABILITY, द एबिलिटी ऑफ मैन। जो स्पीयरमैन की जो बुक है एबिलिटी ऑफ मैन, इसका नाम भी आप लोग याद रख सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर उन्होंने बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का जिक्र किया था। ओके, क्लियर। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्या हुआ कि भाई द्विकारक सिद्धांत उन्होंने दे दिया, ठीक है। लेकिन कुछ दिन बाद क्या हुआ? भाई 1904 में उन्होंने दिया द्विकारक सिद्धांत, लेकिन 1911 में उन्होंने क्या दिया? एक अलग से सिद्धांत दिया। और वो कौन सा सिद्धांत दिया था? उन्होंने त्रिकारक सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत दिया? त्रिकारक सिद्धांत।
त्रिकारक सिद्धांत के अंदर उन्होंने क्या बताया, जो स्पीयरमैन थे, अब आपसे पूछा जाएगा जो त्रिकारक सिद्धांत है, त्रितत्व सिद्धांत है, त्रिखंड सिद्धांत है, वो किसने दिया है? किसने दिया है? स्पीयरमैन ने दिया है। भाई एक तत्व था, वो किसने दिया था? बिने साहब ने दिया था। द्विकारक और त्रिकारक ये दोनों किसने दिए हैं? स्पीयरमैन ने दिए हैं। ओके, तो स्पीयरमैन ने एक तत्व और इसके अंदर शामिल कर दिया। भाई दो तत्व तो पहले से ही थे, पहले कौन सा था? जी तत्व, और दूसरा कौन सा था? एस तत्व। तो अब उन्होंने तीसरा तत्व एक समूह तत्व बना दिया। क्या बना दिया? एक समूह तत्व। वो किसको बना करके बनाया? जो जी और एस थे उन दोनों को मिला करके। भाई ये तो हमारा क्या हो गया? सामान्य कारक। ये हमारा क्या हो गया? विशिष्ट कारक। और जब दोनों को मिला दिया तो ये हमारा क्या बन गया? समूह तत्व। क्या बन गया? ये हमारा समूह तत्व। तो इस प्रकार से उन्होंने क्या बना दिए? तीन इसके कारक बना दिए, तीन इसके तत्व बना दिए। तो इसलिए इस सिद्धांत को क्या कहा गया? त्रितत्व सिद्धांत कहा गया। क्या कहा गया? त्रितत्व सिद्धांत, त्रिकारक सिद्धांत, त्रिखंड सिद्धांत। अगर आपसे पूछा जाए तो किसने दिया है? स्पीयरमैन ने दिया है। मैंने आप लोगों को अच्छे से समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो फटाफट से लाइक कर दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं बहुकारक सिद्धांत की। एक तत्व पढ़ लिया, दो तत्व पढ़ लिए, तीन तत्व पढ़ लिए, और अब आता है हमारा बहुकारक सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत आता है? बहुकारक सिद्धांत। सबसे पहले जो बहुकारक सिद्धांत है उसको बहुखंड बुद्धि सिद्धांत भी कहा जाता है। ये किसने दिया है? हमें ये पता होना चाहिए। तो ये किसने दिया है? थॉर्नडाइक साहब ने दिया है। किसने दिया है? थॉर्नडाइक साहब ने दिया है। और लगभग कब दिया उन्होंने? 1920 में दिया। याद रखेंगे 1920 में थॉर्नडाइक साहब ने बहुकारक बुद्धि सिद्धांत दिया। अब फ्रेंड्स, आप लोगों को एक बात और भी पता होगी कि थॉर्नडाइक का और भी सिद्धांत आते हैं, प्रयास या भूल के सिद्धांत। ठीक है, तो वो भी मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स इन्होंने क्या बताया? जो थॉर्नडाइक थे इन्होंने बताया कि जो बुद्धि है ना, तो बुद्धि के अंदर ना तो एक तत्व है ना ही दो तत्व है। बुद्धि के अंदर तो बहुत सारे तत्व हैं। बुद्धि के अंदर तो क्या है? बहुत सारे तत्वों से मिलकर के, बहुत सारे कारकों से मिलकर के बुद्धि बनी हुई है। ऐसा किन्होंने कहा? जो हमारे थॉर्नडाइक साहब थे उनका ऐसा मानना था कि जो बुद्धि है वो काफ़ी तत्वों से मिलकर के बनी है, बहुत सारे तत्वों से मिलकर के बनी है। और जो बुद्धि का विकास है लगभग 18 वर्ष की आयु तक व्यक्ति के अंदर होता है, ऐसा भी मानना था थॉर्नडाइक साहब का। ओके, तो फ्रेंड्स जो हमारा एक कारक सिद्धांत था उसको तो जॉनसन साहब ने क्या कहा था? निरंकुशतावादी। द्विकारक को क्या कहा था? राजतंत्रात्मक। लेकिन इसके अंदर उसने किसकी बात की? थॉर्नडाइक ने बहुत सारे तत्वों की बात की। तो जॉनसन साहब ने इस वाले सिद्धांत को प्रजातांत्रिक सिद्धांत कहा। जो आपका डेमोक्रेटिक है ना, वो यहाँ पे आ गया प्रजातांत्रिक, क्योंकि इसमें बहुत सारे तत्व प्रेजेंट हैं। तो इस सिद्धांत को स्पीयरमैन ने प्रजातांत्रिक सिद्धांत किस सिद्धांत को कहा है? बहुकारक सिद्धांत को कहा है। ये आपको ध्यान रखना चाहिए और आपको समझ में भी आ जाएगा भाई ऐसा क्यों कहा, क्योंकि इसके अंदर क्या थे? बहुत सारे तत्वों की बात की गई थी। समझ में आया? साथ में फ्रेंड्स एक क्वेश्चन और यहाँ से बनता है, आप लोगों से काफ़ी बार पूछा जाता है कि परमाणुवाद का सिद्धांत किसे कहते हैं। क्या पूछा जाता है कि जो परमाणुवाद का जो सिद्धांत है, बुद्धि के कौन से सिद्धांत को परमाणुवाद सिद्धांत कहा जाता है। या आपसे पूछा जा सकता है कि परमाणुवाद सिद्धांत किसने दिया था। साथ में एक और नाम भी इसका आपको देखने को मिलता है कि जो बालू का सिद्धांत है, किसका सिद्धांत है? बालू का सिद्धांत है। ये किसने दिया था? तो देखिए जो बहुकारक सिद्धांत है, अभी मैंने आप लोगों को समझाया कि भाई एक तरीके से बुद्धि के अंदर क्या है? बहुत सारे तत्व प्रेजेंट है। यानी किसकी तरह प्रेजेंट है? परमाणुओं की तरह। जो हमारी जो जितने भी ये मैटर वगैरह जो भी बने हुए हैं, ये सब किससे बनते हैं? परमाणुओं से, अणुओं के समूह से बनते हैं। तो इस वाले सिद्धांत को ही क्या कहा गया है? परमाणुवाद का सिद्धांत कहा गया है। इस वाले सिद्धांत की ही बालू से कंपेयर किया गया है कि भाई जिस प्रकार बालू के जो कण होते हैं वो मिलकर के ढेर बना देते हैं, तो उसी प्रकार बुद्धि में बहुत सारे तत्व मिलकर के बुद्धि का निर्माण करते हैं। तो इसलिए इसे बालू का सिद्धांत भी कहा जाता है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा सिद्धांत आएगा वो आता है हमारा ग्रुप फैक्टर थ्योरी। जो ग्रुप फैक्टर थ्योरी है, जो समूह कारक सिद्धांत है। अब तक हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे समूह कारक सिद्धांत। तो समूह कारक जो सिद्धांत है वो किसने दिया? सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए फ्रेंड्स, समूह कारक जो सिद्धांत है इसके जो प्रतिपादक हैं वो किन्होंने दिया है? थर्स्टन साहब ने दिया है। किसने दिया है? थर्स्टन साहब ने दिया है। कहीं कहीं आपको कैली का नाम भी देखने को मिलता है। कब दिया? 1938 में दिया। ठीक है, तो देखिए समूह कारक सिद्धांत क्या होता है। समूह कारक सिद्धांत के बारे में पढ़ते हैं। अब तक हमने 4 सिद्धांत पढ़ लिए। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आप सभी लोगों को सब कुछ क्लियर हो गया होगा।
ये तो थॉर्नडाइक के बारे में थोड़ा सा अलग से और दे रखा है कि भाई थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि के गुण, ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो आप लोगों के लिए अलग से मैंने पिक कर लिए हैं यहाँ पे। थॉर्नडाइक के अनुसार जो बुद्धि के गुण हैं वो किस किस लेवल पर, एक तो स्तर, एक रेंज, एक क्षेत्र, तो ये 4 जो लेवल हैं, ठीक है। स्तर क्या होता है, किसी कार्य को संपादित करने में कठिनाई सीमा को व्यक्त करता है कि भाई किस लेवल की उसमें कठिनाई आ रही है। जैसे कि अब मान लो आपके एचसेट में जो CDP आती है, PRT लेवल पर अलग है, TGT लेवल पर अलग है, सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है, तो लेवल से पता लगता है ना कठिनाई का। कठिनाई के निश्चित स्तर पर अनेक कार्य हम कर सकते हैं। जब हमें कठिनाई का स्तर पता होगा तभी तो हम उसके ऊपर काम करेंगे। क्षेत्र, प्रत्येक स्तर पर स्थितियों की कुल संख्या जिनके प्रति अनुक्रिया करने में व्यक्ति समर्थ होता है, विस्तार का कुल योग है। गति, जिससे हम परीक्षण के विभिन्न पदों के प्रति अनुक्रिया कर सकते हैं, हम किस स्पीड से चल रही हैं, ठीक है। इतना कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये देख लीजिएगा थोड़ा सा। 6 कारक बताने के कारण बहुकारक कहा गया है। वो 6 कारक इन्होंने कौन कौन से बताए हैं ये आप याद रख लीजिए। अभी मैंने आपको बताया वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन ये जो 6 कारक मैं बता रही हूँ ये ध्यान रख लीजिएगा। सबसे पहले आंकिक यानी अंकों से संबंधित, शाब्दिक योग्यता यानी शब्दों से संबंधित, दिशा संबंधित योग्यता, तर्क वितर्क रीजनिंग से संबंधित योग्यता, मेमोरी से संबंधित योग्यता और भाषण योग्यता। ये 6 योग्यताओं की बात किन्होंने की थी, थॉर्नडाइक साहब ने की थी। तो यानी 1, 2, 3 से बहुत ज़्यादा हो गए थे, तो इसीलिए इसको क्या कहा गया, बहुकारक सिद्धांत कहा गया। ओके फ्रेंड्स, तबीयत का मैंने कल आपको बताया ही था, कल इसीलिए मैं क्लास नहीं ले पाई थी, वरना कंटेंट तो बिल्कुल रेडी रखा था। लेकिन आजकल ये मौसम ऐसा ही चल रहा है, तो आप लोग भी अपना बचाव करके रखिएगा। एकदम से पता नहीं लगता कि कब ठंड बैठ जाती है और बिल्कुल सर्दी दे करके और फिर फीवर आता है। तो जो समूह कारक सिद्धांत है, जो ग्रुप फैक्टर थ्योरी है, वो थर्स्टन साहब ने दी है। कहीं कहीं कैली भी मिल जाएगा आपको, ठीक है। थर्स्टन व कैली दोनों मिलेंगे, 1938 में दी है। थर्स्टन ने अपनी पुस्तक प्राइमरी मेंटल एबिलिटी, इसको याद रखेंगे, प्राइमरी मेंटल एबिलिटी PMA में बुद्धि के 13 तत्वों को समूह बताया है, जिसमें से 7 को मुख्य माना है। वो 7 मुख्य कौन कौन सी है उनके बारे में भी देखेंगे। लेकिन यहाँ तक आपको क्या याद रखना है कि जो ग्रुप फैक्टर थ्योरी है वो किसने दिया है, थर्स्टन साहब ने दिया है, 1938 में दिया है। और उनकी पुस्तक पूछी जा सकती है कभी भी आपसे, प्राइमरी मेंटल एबिलिटी किसकी पुस्तक थी, थर्स्टन की पुस्तक थी। और उसमें उन्होंने क्या बताया कि जो बुद्धि है, भाई जो हमारे थॉर्नडाइक साहब थे उन्होंने 6 ही बताए थे, लेकिन जो समूह कारक सिद्धांत है इसके अंदर उन्होंने बताया कि जो बुद्धि है वो 13 तत्वों का समूह है, और उस 13 में से भी 7 क्या हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 7 क्या हैं, मुख्य हैं। और उन 7 को एक नाम दिया गया है, उन 7 का जो समूह है उसको नाम दिया गया है प्राथमिक मानसिक योग्यता। क्या नाम दिया गया है, प्राथमिक मानसिक योग्यता। तो इस कभी कभी थर्स्टन साहब ने क्या बताया कि जो बुद्धि है वो 13 तत्वों से मिलकर के बनी हुई है, लेकिन उसमें जो मुख्य हैं वो कितने हैं, 7 है। और इन 7 को एक अलग से नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है ये आपको याद रखना है, प्राथमिक मानसिक योग्यता। कभी कभी आपसे पूछा जा सकता है कि प्राथमिक मानसिक योग्यता का जो कंसेप्ट है वो किसने दिया है, तो थर्स्टन ने दिया है। ये चीज़ आप याद रखेंगे। फ्रेंड्स, जिन पॉइंट्स को मैं बता देती हूँ ना कि ये इंपॉर्टेंट है, तो उनको आप लोग भी अपने अगर नोट्स बना रहे हो वहाँ पे अलग से टिक कर लीजिएगा, या फिर आप लोग पेड जो नोट्स हैं वो मेरे जब अवेलेबल होंगे तब आप उनको लेंगे तो उसमें भी अलग से टिक करके रख लेना, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इन्होंने जो प्राथमिक मानसिक योग्यता बताई थी, तो इसके अंदर जो 7 इन्होंने बताई थी वो 7 कौन कौन से बताए थे वो देखिए। सबसे पहले इन्होंने बात की थी वर्बल लर्निंग, शाब्दिक अर्थ क्षमता, शब्द प्रवाह, वर्ड फ्लुएंसी, स्थानिक स्पेशियल, आंकिक क्षमता न्यूमेरिकल, तर्क क्षमता रीजनिंग, स्मृति मेमोरी, प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक यानी परसेप्चुअल। ये 7 प्रकार की इन्होंने क्या बताई थी, प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज बताई थी। क्या क्या बताई थी याद रखेंगे, शाब्दिक अर्थ क्षमता, शब्द प्रवाह, स्थानिक, आंकिक क्षमता, तर्क क्षमता, स्मृति और प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक। इंग्लिश में भी मैंने आपको दे रखा है कि वर्बल लर्निंग, वर्ड फ्लुएंसी, स्पेशियल, न्यूमेरिकल, रीजनिंग, मेमोरी, परसेप्चुअल। परसेप्चुअल यानी जिस प्रकार की चीज़ें हम देख करके अपनी धारणा बना लेते हैं ना, इस टाइप में। मेमोरी भी हमारी कितनी, हम मेमोरी के क्या चीज़ हमें लर्न रह पाती है, दिमाग में हमारे में स्टोर हो पाती है। हम तर्क वितर्क करते हैं, ऐसी क्षमता। अंकों से रिलेटेड क्षमता हमारे अंदर, स्पेशियल स्थान से रिलेटेड, दिशाओं से रिलेटेड। वर्ड फ्लुएंसी, हम जो बोल रहे हैं तो वो हमारी वर्ड फ्लुएंसी कितनी है, जो हमारी शाब्दिक अर्थ क्षमता है वो कितनी है। तो ये 7 प्रकार की क्या बताई थी, थर्स्टन साहब ने प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज बताई थी। तो इनको भी याद रख लीजिएगा, प्राथमिक मानसिक योग्यताएं, क्योंकि पूछा जा सकता है कि भाई इनमें से कौन सी थर्स्टन के द्वारा बताई गई PMA नहीं है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं।
नेक्स्ट फ्रेंड, जो कैली हुए हैं उनका नाम भी समूह कारक सिद्धांत में कभी कभी आपको देखने को मिलेगा। कैली की पुस्तक आई थी क्रॉस रोड इन द माइंड ऑफ मैन। कैली की जो पुस्तक है वो कौन सी है, याद रखेंगे। ये पुस्तकों के नाम भी याद रख लेना, एस्टेट के एग्जाम में कभी कभी मतलब एक क्वेश्चन पुस्तकों से मिल जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट पुस्तक है। क्रॉस रोड इन द माइंड ऑफ मैन में बुद्धि को कितने तत्वों का समूह बताया, 9 तत्वों का समूह बताया। और इस सिद्धांत को क्या कहा गया, बहुमानसिक योग्यता का सिद्धांत कहा गया। भाई 7 की जो प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज हैं, 7 तो किसने बताई थी, थर्स्टन ने बताई थी। थर्स्टन ने वैसे तो कितनी बताई थी, 13 बताई थी, लेकिन 13 में से उन्होंने मुख्य कितनी छाटी थी, 7 छाटी थी। तो ये तो हमारा क्या था, 7 वाला तो समूह कारक तत्व सिद्धांत था, जिसको हम प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत भी बोलते हैं। लेकिन कैली साहब ने क्या किया, उनकी एक पुस्तक क्रॉस रोड्स इन द माइंड ऑफ मैन में बुद्धि को कितने तत्वों का समूह बता दिया, 9 तत्वों का समूह बता दिया। और कैली का जो सिद्धांत था उसको बहुमानसिक योग्यता का सिद्धांत का नाम दिया गया, बहुमानसिक योग्यता का सिद्धांत। ओके, मानसिक प्राथमिक मानसिक योग्यता सिद्धांत पूछेगा तो थर्स्टन, लेकिन बहुमानसिक योग्यता पूछेगा तो हमारा क्या होगा, कैली होगा। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारे पास आता है तरल व ठोस बुद्धि का सिद्धांत। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा आता है, तरल एवं ठोस बुद्धि का सिद्धांत, जो किसने दिया है ये आपको याद रखना है, कैटल एंड हॉर्न ने दिया है, 1963 में दिया है। 2 नाम याद रखेंगे, कैटल एंड हॉर्न, 1963। फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस, फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस की अगर हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए जो तरल एवं ठोस जो बुद्धि है उसके जो प्रतिपादक हैं वो कौन है, कैटल एंड हॉर्न है। कौन है, कैटल एंड हॉर्न है। ये सिद्धांत भी थोड़े से आपको कम देखने को मिलते हैं, लेकिन आपको तो ज़रूर पढ़ने हैं 1963 में, क्योंकि लेवल आप लोग समझ सकते हैं डे बाय डे हर कंपटीशन का लेवल बढ़ रहा है, और एस्टेट का तो अपना अलग ही अच्छा खासा लेवल है। इसमें फ्रेंड्स उन्होंने 2 प्रकार की बुद्धि की बात की, कैटल एवं हॉर्न ने 2 प्रकार की बुद्धि की बात की। उन्होंने कहा कि बुद्धि के तो 2 प्रकार हैं, कौन कौन से, तरल बुद्धि और ठोस बुद्धि। कौन कौन से, तरल बुद्धि और ठोस बुद्धि। तरल बुद्धि यह आनुवांशिक कारकों से होती है। जो तरल बुद्धि है ये कहाँ से आती है, आनुवांशिक कारकों से आती है, यानी जन्मजात है। ठोस बुद्धि है उसको वही बात हम क्या करते हैं, अर्जित करते हैं, उसको हम लर्निंग से, ट्रेनिंग से उसको सीखते हैं। तो ऐसा किनका मानना था, जो कैटल एंड हॉर्न साहब हुए हैं उनका मानना था। तरल एवं ठोस बुद्धि का जो कंसेप्ट है उनका दिया गया है। अब इसमें आप क्या याद रखोगे कि फ्रेंड जो तरल बुद्धि है ये क्या होगा, जो हमारे आनुवांशिक होती है। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, जैसे जैसे क्या होगी, उम्र बढ़ेगी, तो ये क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। उम्र बढ़ने के साथ साथ क्या होगी, कम होती जाएगी। आप लोग देखते होंगे आपके घर में आपके गार्जियन होंगे, जो मतलब ग्रैंड पेरेंट्स होंगे, तो उनकी जो मेमोरी है काफ़ी कम होती चली जाती है। तो ये तो कौन सी हो गई, तरल बुद्धि। लेकिन जिस बुद्धि को हम लोग अपने अनुभव से सीखते हैं वो बुद्धि हमारी क्या होती है, डे बाय डे इंक्रीज होती है। जितनी हमारी उम्र का तजुर्बा बढ़ता है, बोलते हैं ना भाई धूप में थोड़ी ना बाल ऐसे सफ़ेद किए हैं, तो जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती है, जैसे जैसे उनका अनुभव बढ़ता है, तो उस बारे में उनकी जो नॉलेज है वो अच्छी होती हुई चली जाती है। और ये जीवन पर्यंत क्या होती रहती है, इंक्रीज होती रहती है ठोस बुद्धि, क्योंकि इसको क्या किया है, हम लोगों ने अर्जित किया है। जो तरल बुद्धि है वो कैसी है, जन्मजात है, जो जन्म से मिली है वो, ठीक है। तो ये तो जैसे जैसे उम्र इंक्रीज होगी तो तरल बुद्धि है वो अपना असर कम करना स्टार्ट कर देती है। ऐसा किसका मानना था, कैटल एंड हॉर्न साहब का मानना था। समझ में आ गया। नेक्स्ट आपका जो सिद्धांत आता है वो आ जाता है बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत। अब हमारे लिए मतलब थोड़ी सी कम इम्पोर्टेंट बच गए, अब हमारा हार्वर्ड वाला आएगा ना, गार्डनर का, हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। लेकिन नाम तो आपको इनके भी याद रखने हैं। बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत किसकी बात करते हैं, बुद्धि का त्रिस्तरीय। वो तो क्या था, त्रिकारक था, जो स्पीयरमैन ने दिया था। ध्यान रखेंगे, जो त्रिकारक था वो तो कौन सा था, जो किसने दिया था, हमारा स्पीयरमैन ने दिया था। लेकिन अगर आप लोगों से पूछा जाए त्रिस्तरीय, 3 लेवल की बात की जाए, किसकी बात की जाए, 3 लेवल। देखो 3 नाम है, मैं आपको कंफ्यूज अभी दूर करती हूँ। देखो अगर आप लोगों से पूछा जाए, एक सेकेंड, अगर आप लोगों से पूछा जाए त्रिकारक सिद्धांत, ठीक है। दूसरा आप लोगों से पूछा जाए त्रिस्तरीय सिद्धांत, इसको ध्यान से देखना, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछा जाए त्रितंत्र सिद्धांत। तीनों ना अलग अलग है, आपको एक नहीं समझना है, इनको अभी नोट कर लो इनको अलग अलग, ठीक है ना, ताकि आप लोगों को याद रह सके। त्रिकारक जो सिद्धांत है वो किसने दिया था, स्पीयरमैन ने दिया था।
त्रिस्तरीय 3 लेवल की जो बात करेंगे वो कौन है वो जॉन बी कैरोल। कौन है वो त्रिस्तर की बात करने वाले? जॉन बी कैरोल। कौन है हमारे? जॉन बी कैरोल है। त्रितंत्र की जो बात करेंगे, जो ट्रायर की थ्योरी की बात करेंगे, वो हमारे कौन है? स्टर्नबर्ग है। वो हमारे कौन है? स्टर्नबर्ग है। कौन है हमारे? स्टर्नबर्ग। तो ध्यान हुआ, त्रिकारक स्पीयरमैन, त्रिस्तरीय जॉन बी कैरोल, और त्रितंत्र है वो हमारे स्टर्नबर्ग है। ओके, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। अब देखिए, जो बुद्धि का जो त्रिस्तरीय जो सिद्धांत है, उसके अंदर जो 3 लेवल हैं वो कौन कौन से बताए गए हैं, आपको याद रखने हैं। 3 लेवल कौन कौन से बताए गए हैं? सबसे पहला लेवल बताया गया है सामान्य, दूसरा बताया गया है विस्तृत, और तीसरा बताया गया है संकीर्ण। ध्यान रखेंगे, तीनों लेवल सामान्य, नाम से ही क्लियर है भाई, जो कैसा होगा? सामान्य होगा। विस्तृत जो फैला हुआ होगा, संकीर्ण जो सिकुड़ा हुआ होगा, जिसमें संकीर्णता होगी। ठीक है ना। तो ये बुद्धि के 3 स्तर किसने बताए हैं? जॉन बी कैरोल ने बताए हैं, सामान्य, विस्तृत, संकीर्ण। आप लोग इन तीनों को याद कर लीजिए, क्योंकि कभी कभी आपसे पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा सिद्धांत, कौन सा लेवल जो है जॉन बी कैरोल के द्वारा नहीं दिया गया है। ओके, मैंने आपको बताया जो ट्रायर की जो थ्योरी है, जो त्रितंत्र सिद्धांत है, वो किसने दिया है? स्टर्नबर्ग ने दिया है। याद रखेंगे, स्टर्नबर्ग की बुक है बियॉन्ड IQ बुक, इसमें उन्होंने इसका जिक्र किया है। इसको भी आप याद रखेंगे, बियॉन्ड IQ। ओके, तो उन्होंने इस सिद्धांत में 3 जो सिद्धांत की जो बात की है, ये जो सिद्धांत है ये सूचना सिद्धांत है। मैंने आपको जो लास्ट जो वीडियो पढ़ाई थी, प्रीवियस वीडियो, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि सूचना संसाधन सिद्धांत है वो किस प्रकार से काम करते हैं। तो ये कौन सा सिद्धांत है? सूचना संसाधन सिद्धांत है, ये वाला सिद्धांत। इसके अंदर उन्होंने 3 बुद्धि बताई है। कौन कौन सी बताई है? ध्यान रख लेना थोड़ा सा। घटक या विश्लेषण बुद्धि, अनुभव या सृजनात्मक बुद्धि, नेक्स्ट उन्होंने बताई है संदर्भ या व्यवहारिक बुद्धि। संदर्भ या व्यवहारिक बुद्धि। जो घटक है यानी कंपोनेंशियल जो इंटेलिजेंस है, एक्सपेरिमेंटल जो इंटेलिजेंस है, और कंटेक्चुअल जो इंटेलिजेंस है, इन 3 तरह की इंटेलिजेंस की उन्होंने बात की है। भाई घटक जो बुद्धि है, जो विश्लेषण जो बुद्धि है, दूसरा नाम इसका क्या है? विश्लेषण। इसमें क्या करता है? व्यक्ति किसी समस्या का समाधान करने के लिए उसके पास जो भी सूचनाएं होती हैं उनका क्या करता है? विश्लेषण करता है, जो घटक बुद्धि है। जबकि जो अनुभव बुद्धि है, भाई उसके पास कोई नई समस्या आती है तो उसके जो पूर्व के जो उसके अनुभव होते हैं उसके आधार पर वो समाधान करने का प्रयास करता है और नया नया सृजन करता है, अपने नए नए विचार बनाता है। जबकि संदर्भ और जो व्यवहारिक बुद्धि है, इसके द्वारा वो अपने दैनिक जीवन में आने वाली जो भी समस्याएं होती हैं, जो भी उसकी पर्यावरणीय मांग होती है, उन सब से निपटता है। ओके, तो ये 3 प्रकार की बुद्धि बताई थी, घटक बुद्धि, अनुभव बुद्धि, संदर्भ बुद्धि। तो इनको भी एक बार थोड़ा सा देख लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट फ्रेंड्स बात करते हैं, अब छोटे छोटे सिद्धांत बचे हैं, इनको फटाफट से नोट कर लीजिए। आश्चर्यजनक बुद्धि सिद्धांत किसने दिया है? BS ब्लूम ने दिया है। तो फ्रेंड्स ये आश्चर्यजनक क्यों था? किसी व्यक्ति में कितनी बुद्धि है, ये क्या है भाई? आश्चर्य की बात है, बुद्धि तो होती ही नहीं है। जो आश्चर्यजनक बुद्धि सिद्धांत है उसको आश्चर्यजनक बुद्धि सिद्धांत क्यों कहा गया? कि भाई ये तो मतलब ये जो BS ब्लूम साहब थे ये कह रहे थे भाई किस व्यक्ति में कितनी बुद्धि है, बुद्धि तो होती ही नहीं है, किसी व्यक्ति में कितनी बुद्धि है ये तो कुछ पता ही नहीं है। तो ये क्या थी? एक आश्चर्य की बात थी। तो ये किसने दिया था? BS ब्लूम साहब ने दिया था। नेक्स्ट कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि लेवल 1 और लेवल 2 बुद्धि सिद्धांत है, ये किसने दिया था? लेवल 1 या लेवल 2 की जो बुद्धि सिद्धांत है, प्राथमिक कारक और द्वितीयक कारक, ये जॉनसन साहब ने दिया था। वही बात की थी इन्होंने, भाई जो लेवल 1 है वो वंशानुक्रम पर आधारित है, लेवल 2 है वो वातावरण पर आधारित है। ये नोट सो इम्पोर्टेंट, नाम याद रखना। कै व ख सिद्धांत है, हैब ने दिया था। नाम याद रखने हैं इनके आपको, ठीक है, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। ये भी वही बात कर रहे भाई, जो कै सिद्धांत है वो तो जन्मजात पे आधारित है, लेकिन जो ख घटक है वो हमारा वातावरण गुणों पर निर्भर है। ओके, नेक्स्ट हमारा आता है त्रिचापीय बुद्धि, मैंने आपको बता दिया स्टर्नबर्ग ने। अब आती है हमारी त्रिआयामी। अब देखो नेक्स्ट फ्रेंड्स हम लोग बात करते हैं त्रिआयामी बुद्धि सिद्धांत की, जिसको हम इंग्लिश में 3 डायमेंशनल थ्योरी कहेंगे, 3 डायमेंशनल कहेंगे, और वैसे इसका दूसरा नाम त्रिविमीय भी हो सकता है, यानी 3 भुजाओं वाला। ये भी इम्पोर्टेंट है। किसने दिया था? गिलफोर्ड ने दिया था। कब दिया था? JP गिलफोर्ड ने 1967 में दिया था। संरचना के आधार पर दिया था। किस आधार पर दिया गया? ये संरचना के आधार पर दिया गया। इसके अंदर जो गिलफोर्ड साहब थे उन्होंने कहा कि बुद्धि में कितने आयाम हैं?
कितनी भुजाएं हैं भाई? 3 भुजाएं हैं कि जो बुद्धि है वो 3 डायमेंशनल है। बुद्धि क्या है? 3 डायमेंशनल है। कौन कौन सी उनकी डायमेंशन है, आयाम हो सकते हैं? फर्स्ट उन्होंने बताया विषय वस्तु, सब्जेक्ट। सेकंड उन्होंने बताया प्रोसेस, और थर्ड उन्होंने बताया रिजल्ट, उत्पाद। विषय वस्तु, संक्रिया, उत्पाद, याद रखेंगे, तीनों याद रखने हैं। काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि कौन सा जो आयाम है वो गिलफोर्ड साहब द्वारा नहीं बताया गया। विषय वस्तु, संक्रिया, उत्पाद, ओके, सब्जेक्ट, प्रोसेस, रिजल्ट। तो फ्रेंड्स इन्होंने क्या किया कि देखो इस तरीके से समझो इसको। शुरुआत में तो इन्होंने कितने खंड बताए थे? 120 खंड ही बताए थे। कितने बताए थे? 120 खंड ही बताए थे। 4 गुणा 5 गुणा 6, 4 किसके? विषय वस्तु के, 5 संक्रिया के, और 6 किसके? उत्पाद के। तो इनकी जब मल्टीप्लाई करते हैं भाई 5 चौक 20, 20 छिका 120 हमारा आता है 120, ओके। लेकिन बाद में इनमें फेरबदल होता रहा है, तो वो चीज़ हमारे लिए इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है जितनी इम्पोर्टेंट ये है। अब देखिए इन्होंने किस प्रकार से इसको समझाने का प्रयास किया था। ये जो गिलफोर्ड है इनका जो त्रिआयामी जो सिद्धांत है भाई, फर्स्ट इन्होंने क्या बताया? विषय वस्तु। उस विषय वस्तु के कितने खंड बताए इन्होंने? 4। इनको याद रखिएगा, विषय वस्तु के कितने खंड बताए हैं? 4। कौन कौन से फ्रेंड्स? फिगरल, सिंबॉलिक, शाब्दिक और व्यवहारिक। चित्रात्मक, सांकेतिक, शाब्दिक, व्यवहारिक। काफ़ी बार यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि भाई इनमें से कौन सा मतलब जो विषय वस्तु है उसका खंड नहीं है, विषय वस्तु का कंपोनेंट कौन सा नहीं है, जो कंटेंट है, जो सब्जेक्ट है, उसका जो खंड है वो कौन सा नहीं है। आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो याद रखेंगे, चित्रात्मक, चित्रों से रिलेटेड, संकेतों से रिलेटेड, शब्दों से रिलेटेड और व्यवहार से रिलेटेड कहाँ पे मिलेंगे? ये आपको विषय वस्तु में मिलेंगे, ओके। सेकंड उन्होंने बात की ऑपरेशंस की, संक्रियाओं की। उसके अंदर कितने बताए? 5 खंड बताए। वो 5 कौन कौन से बताए? संज्ञान, कॉग्निशन, स्मृति, मेमोरी, परंपरागत चिंतन, कन्वर्जेंट थिंकिंग, गैर परंपरागत चिंतन, डाइवर्जेंट थिंकिंग, मूल्यांकन, इवैल्यूएशन। ये आप याद रखेंगे, ओके। नेक्स्ट इन्होंने बताए प्रोडक्ट के, जो हमारा रिजल्ट था, उत्पाद था जिसको हम बोल रहे थे, उसके अंदर 6 इन्होंने खंड बताए। वो 6 खंड कौन कौन से हैं? यूनिट्स, इकाइयाँ, क्लासेस, वर्ग, रिलेशन, संबंध, प्रणाली, सिस्टम, प्रत्यावर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन, इम्प्लीकेशन, निहितार्थ, ओके। तो ये 6 क्या बताए उन्होंने? खंड बताए। तो इस तरीके से 4 यहाँ पे, 5 यहाँ पे, 6 यहाँ पे, तो इस तरह से टोटल कितने बन गए? ये जो आपको ये खंड दिखाई दे रहे हैं टोटल कितने बन गए? 120 बन गए, ओके। ध्यान रखेंगे इस चीज़ का। तो ये किसने बताया था? गिलफोर्ड साहब ने बताया था। कौन कौन से बताए हैं ये आपको याद रखने हैं। ये चीज़ें भी आपको अपने पॉइंट्स में ऐड कर लेनी है, ये भी आपको याद होनी चाहिए, ओके। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट बात करते हैं बुद्धि का पास मॉडल। बुद्धि का जो पास मॉडल है उसमें भी आपको नाम याद रखने हैं। 1994 में जेपी दास, जैक नीलगिरी और किरवी साहब के द्वारा ये जो बुद्धि का पास मॉडल है ये दिया गया। इस पास मॉडल की आपको फुल फॉर्म याद करनी है। पी से प्लानिंग, ए से अटेंशन, एस से साइमल्टेनियस, एस से सक्सेसिव। जो बुद्धि है ये पास मॉडल है, एक प्रकार का बुद्धि को पास मॉडल बताया गया। और पास में वही जो बुद्धि है वो प्लानिंग, अटेंशन, साइमल्टेनियस, सक्सेसिव, इन 4 शब्दों से मिलकर के बनी है। ये बुद्धि के पास मॉडल में कहा गया, ओके। नेक्स्ट आता है यूनिटरी, इकाई सिद्धांत। ये याद रखेंगे, यूनिटरी जो सिद्धांत है ये दिया था जॉनसन और स्टर्न ने दिया था, नाम याद रखना है। नेक्स्ट आता है हमारा प्रतिमान और प्रतिदर्श सिद्धांत, जिसको सैंपल थ्योरी भी कहा जाता है। 1960 में थॉमसन साहब ने दिया था। सैंपल थ्योरी थॉमसन साहब ने दी 1916 में। और ये आ जाता है हमारा लास्ट सिद्धांत, बहुबुद्धि सिद्धांत। ये आपको याद रखना है, ओके। यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी बार आया है कि हार्वर्ड गार्डनर द्वारा कौन सा सिद्धांत दिया गया। मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी किसके द्वारा दी गई? हार्वर्ड गार्डनर साहब के द्वारा दी गई। गार्डनर साहब ने स्टार्टिंग में तो फ्रेंड्स इसमें 7 ही बुद्धि बताई थी, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने कितनी बुद्धि बताई? इसमें 8। तो जब हम इसको पढ़ते हैं तो बुद्धि के 8 प्रकार के सिद्धांत में ही पढ़ते हैं इसको। 8 जो थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस है उसके अंदर हम 8 प्रकार की बुद्धि पढ़ते हैं। उन्होंने बताया कि प्रत्येक आदमी में ये सभी प्रकार की बुद्धि पाई जाती हैं। आप में भी हैं, मुझ में भी हैं, अदर पर्सन में भी हैं, सभी में ये बुद्धि है। लेकिन जो भी व्यक्ति जिस भी मतलब बुद्धि में पारंगत होता है तो वही बुद्धि उसके अंदर ज़्यादा पाई जाती है। अंतराव्यक्तिक बुद्धि, संगीतात्मक बुद्धि, प्राकृतिक बुद्धि और स्थानिक बुद्धि। ये जो 8 प्रकार की जो बुद्धियाँ हैं ये सभी के अंदर पाई जाती हैं, आप में भी, मुझ में भी, किसी अदर पर्सन में भी। लेकिन जो व्यक्ति जिस भी बुद्धि में पारंगत होता है इसका मतलब उसके अंदर वो बुद्धि ज़्यादा है और इसलिए वो वैसा ही बन जाता है। ऐसा मानना है कि इनका
जो हमारे हार्वर्ड गार्डनर साहब भी हैं उनका मानना है। शाब्दिक बुद्धि यानी फ्रेंड जो शब्दों से अच्छा खासा खेलता होगा, ठीक है, वकील वगैरह हो गए, तो वो क्या करते हैं, जो उनके अंदर क्या होती है भाई, जो शब्द होते हैं उनसे अच्छा प्रकार का खेल सकते हैं। पत्रकार हो गया, लेखक हो गया, शब्दों से अच्छे प्रकार से खेलते हैं, तो ये क्या हो गई, शाब्दिक बुद्धि हो गई। तार्किक बुद्धि, जो तर्क वितर्क अच्छा कर सकते हैं, गणितज्ञ हो गए, वैज्ञानिक हो गए, इंजीनियर हो गए, दार्शनिक हो गए, ठीक है, तो ये सब क्या करते हैं, तर्क वितर्क अच्छा कर सकते हैं। अब बात करते हैं, हमने 2 प्रकार की बुद्धि पढ़ ली, लिंग्विस्टिक बुद्धि, शाब्दिक बुद्धि को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, लिंग्विस्टिक बुद्धि। आंकिक बुद्धि को क्या बोलेंगे, लॉजिकल बुद्धि, लॉजिकल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट हमारी आती है गतिक, यानी जिसमें गति होगी, ठीक है ना, यानी एक प्रकार से गति वाले क्या होंगे, या तो खिलाड़ी बनेंगे या नर्तक बनेंगे, ठीक। नेक्स्ट जो अंतर्वैयक्तिक, अंतर्वैयक्तिक और अंतरावैयक्तिक दोनों अलग अलग चीज़ें हैं फ्रेंड्स। अंतर्वैयक्तिक क्या होता है, जो दूसरों के मनोभावों को समझता है। अंतर्वैयक्तिक कौन से होते हैं, जो दूसरों के मनोभावों को समझते हैं। आप मेरे मदर भावों को, जो मेरे जो मनोभाव हैं उनको समझे, मैं आपको समझूं, तो वो तो क्या हो गया, अंतर्वैयक्तिक। अगर अंतरावैयक्तिक पूछता है तो अंतरावैयक्तिक होता है कि अपने आप के मनोभावों को समझना। जो योगी होते हैं, परमात्मा संत जो होते हैं, जो अंतर्मुखी पर्सनैलिटी वाले लोग होते हैं, तो वो कौन से होते हैं, अंतरावैयक्तिक बुद्धि होती है उनके अंदर। और जो हमारे व्यवस्थापक होते हैं या फिर हमारे मनोवैज्ञानिक हो गए, ठीक है, या फिर कोई मतलब परामर्शदाता जो काउंसलिंग वगैरह जिनसे हम लेते हैं, राजनेता वगैरह हो गए, तो ये क्या करते हैं, दूसरों के मनोभावों को समझते हैं। तो ये सब हमारे क्या हो गए, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि हो गई। अंतर्वैयक्तिक और अंतरावैयक्तिक, इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल, इन दोनों को ध्यान से समझ लेना। अंतर जो दूसरों में करता है फ्रेंड्स, अपने में और दूसरे में, दूसरे के मनोभावों को समझता है। अंतरा जो खुद के ही मनोभावों को समझता है, योगी संत होते हैं, ठीक है, जो आत्मज्ञानी होते हैं। संगीतात्मक, जिनमें संगीतात्मक बुद्धि, जो गीत संगीतकार इस प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक बुद्धि, जो क्या होंगे, प्राकृतिक प्रेमी होंगे, वन रक्षक, पर्यावरण विशेषज्ञ, जो या फिर वनस्पति विज्ञानी, पर्यटक जो घूमने वाले होते हैं, शिकारी वगैरह, किसान भी प्राकृतिक बुद्धि में आ सकता है। स्थानिक बुद्धि, जो क्या बात करेंगे, जो दिशाओं का जिनको ज़्यादा ज्ञान होता है, पायलट वगैरह हो गए, नाव चलाने वाले हो गए, शिल्पकार हो गए, कलाकार हो गए, तो ये सब में क्या होती है, इनको वातावरणीय परिवेश का ज़्यादा जानकारी होती है, तो ये किस में आते हैं, स्थानिक बुद्धि में आते हैं। ओके फ्रेंड्स, यहाँ तक क्लियर है, आप लोगों को सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को बिल्कुल आसान और इजी वे में समझा पाऊँ। तो कल आप लोगों से मिलती हूँ दूसरी वीडियो के साथ। तब तक अगर आप लोगों ने स्टडी जर्नी विद यू, जहाँ पे मैं आप लोगों के साथ मतलब एक हमारी जर्नी लेकर के चल रही हूँ, यहाँ से लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि मुझे भी पॉजिटिव मोटिवेशन मिले। रेनफोर्समेंट मेरे लिए भी ज़रूरी है, आप लोगों के लिए फटाफट से सिलेबस को कंप्लीट करवा सकूँ। चलिए फ्रेंड्स, आप लोगों से मिलती हूँ दूसरी किसी बढ़िया सी वीडियो के साथ, जिसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।